हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। तो आज का टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नर्सिंग प्रोसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है और ये इसलिए क्या जाता है। तो हिंदी में इसे नर्सिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसे नर्सिंग प्रोसेस को हिंदी में नर्सिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रक्रिया कहते हैं। हिंदी में से नर्सिंग प्रक्रिया कहते हैं। नर्सिंग प्रक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, नर्सिंग प्रक्रिया क्या होती है, नर्सिंग प्रक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है डेफिनेशन। डेफिनेशन नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, तो नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन है नर्सिंग प्रोसेस इज ए क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस इज ए क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस। एक क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है। क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, सोच की प्रक्रिया है। नर्सिंग प्रक्रिया एक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग मतलब सोच, सोच की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। कैसी सोच, महत्वपूर्ण, क्रिटिकल महत्वपूर्ण थिंकिंग यानी सोच की प्रक्रिया है। दैट प्रोफेशनल नर्स, जो प्रोफेशनल नर्स होती है, जो कि पेशेवर नर्स होती है। प्रोफेशनल नर्स का मतलब हो गया पेशेवर नर्स। ठीक है, प्रोफेशनल नर्स का मतलब हो गया पेशेवर नर्स। पेशेवर नर्स जो होती है यूज टू अप्लाई, वो क्या करती है, नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई कर दी है द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस जो होती है, एविडेंस बेस केयर होती है, तो इसका उपयोग में लेती है पेशेवर नर्स। किसके लिए, स्वास्थ्य, हेल्थ, केयर गिविंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन फंक्शन। ह्यूमन फंक्शन को केयर प्रोवाइड करने के लिए, केयर देने के लिए, प्रमोटिंग ह्यूमन फंक्शन, और जो ह्यूमन के फंक्शन है उनको प्रमोट करने के लिए, और रेस्पॉन्स एंड रेस्पॉन्स टू हेल्थ एंड इलनेस। हेल्थ का, स्वास्थ्य का रेस्पॉन्स देखने के लिए, स्वास्थ्य का रेस्पॉन्स देखने के लिए, और बीमारी का रेस्पॉन्स देखने के लिए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में कार्य, जो मानव के, ह्यूमन के कार्य होते हैं और उनकी प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जो सर्वोत्तम केयर प्रोवाइड की जाती है वही नर्सिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है, मतलब एक महत्वपूर्ण सोच है जिसके द्वारा जो पेशेवर नर्स होती है वो इसको यूज करती है और पेशेंट की बेस्ट केयर करती है, एविडेंस बेस्ड केयर प्रोवाइड करती है, उसके फंक्शन को प्रमोट करती है, उसके स्वास्थ्य का रेस्पॉन्स देखती है, बीमारी का रेस्पॉन्स ये करती है। तो ये एक प्रोसेस क्या कहलाती है, नर्सिंग प्रक्रिया है। तो ये किसने दी थी, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ने ये डेफिनेशन दी थी 2010 के अंदर। ठीक है, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ANA, इसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमिक मेथड। क्या है,
एक सिस्टमिक मेथड है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक व्यवस्थित तरीका है। नर्सिंग प्रोसेस एक व्यवस्थित तरीका है। नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमिक मेथड। सिस्टमिक मेथड का मतलब हो गया व्यवस्थित तरीका है। तरीका है, ठीक है, व्यवस्थित तरीका है किसकी केयर करने का, व्यवस्थित तरीका है किसकी केयर करने का, प्रोवाइडिंग द केयर ऑफ द क्लाइंट, मरीज की केयर करने का एक व्यवस्थित तरीका है, क्लाइंट की केयर करने का एक व्यवस्थित तरीका है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमिक मेथड, यानी एक व्यवस्थित मेथड है ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज नर्सिंग केयर, व्यक्तिगत, ठीक है। इंडिविजुअलाइज का मतलब है व्यक्तिगत नर्सिंग देखभाल। क्या है, व्यक्तिगत नर्सिंग देखभाल। इंडिविजुअल जो होता है वो इंडिविजुअल हो गया, एक व्यक्ति। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब हो गया कि व्यक्तिगत नर्सिंग देखभाल करना और उसकी प्लानिंग करना, ठीक है। प्लानिंग करना मतलब योजना बनाना, ठीक है। प्लानिंग का मतलब है योजना बनाकर केयर करना, योजना बनाना फिर उसकी केयर प्रोवाइड करना, वो क्या कहलाती है, नर्सिंग प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमिक मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर, ठीक है। व्यक्तिगत नर्सिंग देखभाल करना एक नर्सिंग प्रोसेस है। ये कुछ डेफिनेशन और है, ये भी डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, या फिर वो फर्स्ट जो आपको याद रहे तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके पर्पज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के पर्पज क्या है, पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है नर्सिंग प्रोसेस के, तो उद्देश्य क्या है, नर्सिंग प्रोसेस के उद्देश्य। पर्पज का मतलब हो गया उद्देश्य। नर्सिंग प्रोसेस के उद्देश्य क्या है, टू आइडेंटिफाई ए क्लाइंट विद स्टेटस एंड द एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और नीड्स। क्या करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, पेशेंट की वास्तविक स्थिति का पता लगाना, पेशेंट की क्या लगाना, वास्तविक स्थिति का पता लगाना, स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाना। हेल्थ स्टेटस का मतलब हो गया स्वास्थ्य स्टेटस का पता लगाना, ठीक है। और एक्चुअल का मतलब हो गया वास्तविक, ठीक है। एक्चुअल का मतलब हो गया वास्तविक जो है उस केयर का पता लगाना, वास्तविक का पता लगाना। उसके बाद में संभावित, पोटेंशियल का मतलब हो गया संभावित, ठीक है, संभावित हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और नीड्स, उसकी जरूरत के हिसाब से उनका पता लगाना। आइडेंटिफाई ए क्लाइंट मतलब पेशेंट, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य स्टेटस, एंड एक्चुअल मतलब वास्तविक, पोटेंशियल संभावित हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स एंड नीड, उसकी आवश्यकता का पता लगाना, आइडेंटिफाई करना क्या है, पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है टू एस्टैब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाई नीड, एस्टैब्लिश करना, ठीक है, जरूरत को पूरा करने के लिए योजना स्थापित करना, ठीक है, योजना स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना,
जरूरत के हिसाब से योजना स्टैब्लिश करना, प्लान करना, एक प्लान योजना स्टैब्लिश करना क्या कहलाता है, सेकेंड उद्देश्य है इसका। उसके बाद में टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग केयर, विशिष्ट नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग केयर इंटरवेंशन टू द मीट दोज नीड्स, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, दोज नीड्स मतलब स्पेसिफिक नर्सिंग केयर इंटरवेंशन प्रोवाइड करना, ठीक है, विशेष नर्सिंग हस्तक्षेप प्रदान करना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है, घटक क्या है, उसका मतलब था उद्देश्य, इसका मतलब है घटक, घटक क्या है, घटक क्या है, कंपोनेंट का मतलब है घटक क्या है। नर्सिंग प्रोसेस के घटक क्या है, इट इन्वॉल्व असेसमेंट, डाटा कलेक्शन, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन, ये इसके 5 घटक हैं। इसके जो कंपोनेंट है वो क्या होते हैं, सबसे पहला होता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब हो गया कि असेस करना, पेशेंट के डाटा का कलेक्शन करना, ठीक है, डाटा कलेक्शन करना, उसका असेसमेंट करना। नर्सिंग डायग्नोसिस करना सेकंड है, ये फर्स्ट हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस ये सेकंड है, उसकी डायग्नोसिस का पता लगाना, निदान करना, ठीक है, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, डाटा लेना, असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन करना। इसका डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान करना, ठीक है, निदान करना। इसका मतलब होता है योजना बनाना, योजना बनाना, ठीक है, योजना बनाना। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन जो योजना बनाई है उसको लागू करना, ठीक है, इसको कार्यान्वयन करना, क्या करना, कार्यान्वयन करना, जो प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट करना। और इवेल्युएशन का मतलब भी होता है रिजल्ट से है, मूल्यांकन से ही है, इसका मतलब भी मूल्यांकन और रिजल्ट, जो आपने योजना बनाई उसका रिजल्ट नहीं मिला कि मिला। सबसे पहले असेसमेंट करना, इसका मतलब हो गया कोई पेशेंट आया है, ठीक है, पेशेंट आया है, एडमिट हुआ है, तो उसका असेसमेंट करना। पेशेंट बोलेगा मुझे बुखार है, ठीक है, तो आप पेशेंट को पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला बुखार है, तो आपने क्या करा, तो ये हो गया सब्जेक्टिव डाटा, मतलब पेशेंट ने बताया कि उसे बुखार है, तो ये सब्जेक्टिव डाटा होते हैं जिसमें पेशेंट खुद बताता है अपनी प्रॉब्लम्स, या उसके रिलेटिव बताते हैं, फैमिली मेम्बर्स वगैरह बताते हैं, तो वो आती है असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। फिर आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि उसे सच में बुखार है कि नहीं है, उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करते हो, बीपी चेक करते हो, पल्स चेक करते हो, तो टेम्परेचर चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा उसे बुखार है, तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव डाटा। तो ये आते हैं डाटा कलेक्शन, आप डाटा कलेक्ट करते हो, उसमें पेशेंट के नाम वगैरह पूछते हो, फैमिली हिस्ट्री वगैरह, सारा डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं वो एक क्लास में पढ़ाया हुआ है, वहाँ से देख सकते हो। इस तरह से असेसमेंट के जो डाटा कलेक्शन है वो क्या किए जाते हैं, वो लिए जाते हैं। उस असेसमेंट के अकॉर्डिंग क्या बनाई जाती है, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई जाती है कि पेशेंट को फीवर है, तो फीवर किस रिलेटेड है, तो डिजीज के कारण है, और कैसे पता चला, तो एविडेंस बाय द बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपने बॉडी टेम्परेचर चेक किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चला, तो ये इसी तरह से होती है डायग्नोसिस। अब आप इस फीवर को कम करने के लिए क्या योजना बनाएंगे, क्या प्लानिंग बनाएंगे, क्या योजना बनाएंगे, तो उस योजना के अंदर लिखा जाता है कि फीवर को कम करने की क्या क्या योजना बनाएंगे। तो पहले पेशेंट का फीवर का असेसमेंट करेंगे, बुखार है कि नहीं है, बुखार है तो फिर क्या करेंगे, उसे स्पंजिंग करेंगे,
डॉक्टर ने अगर पीसीएम वगैरह मेडिसिन लिखी है तो वो मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे, उसको कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, उसका इन्वायरमेंट वगैरह अच्छा रखेंगे, उसको रूम वेंटिलेशन वगैरह अच्छा रखेंगे, रूम टेम्परेचर वगैरह मेंटेन रखेंगे। तो ये कुछ प्लानिंग है और इसको आप करोगे इम्प्लांट, मतलब उसको कर दोगे लागू, कार्य करोगे कि आपने उसका टेम्परेचर चेक किया, फिर उसको आपने कोल्ड स्पंजिंग दी फीवर को कम करने के लिए, फिर आपने मेडिसिन जो बोली थी एंटीपायरेटिक वगैरह डॉक्टर ने वो दे दी, एडमिनिस्टर कर दी, इन्वायरमेंट आपने अच्छा प्रोवाइड करवा दिया, पोजीशन वगैरह अच्छी प्रोवाइड करा दी, डाइट अच्छी प्रोवाइड करवा दी, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखा है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट में जो लास्ट में इवेल्युएशन होगा, इवेल्युएशन का मतलब होगा कि उसकी जो हेल्थ में सुधार आएगा वो इवेल्युएशन में लिखा जाएगा कि उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया। नहीं आया है तो फर्दर असेसमेंट और प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन इवेल्युएशन होगा, और अगर आ गया है इम्प्रूवमेंट तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। इस तरह से एक केयर प्लान में लिखा जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे लागू होती है। ठीक है, तो ये हो गए इसके कंपोनेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है, जैसे ये नर्सिंग प्रोसेस है, तो ये डायग्राम में बताया हुआ है कि नर्सिंग प्रोसेस इस तरह से है। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले होता है, सबसे पहले होगा आपका असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट होगा पहला प्रोसेस। इसके अंदर सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा लिखे जाते हैं, मैंने बताया था अभी। तो ये सबसे पहला प्रोसेस। उसके बाद में इसमें डायग्नोसिस बनाई जाती है। तो फीवर, जैसे फीवर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन या इन्फेक्शन, इस तरह से ये डायग्नोसिस बनाया जाता है। डायग्नोसिस बनाने वाले में प्लानिंग की जाएगी, योजना बनाई जाएगी, फीवर को कम करने के लिए योजना बनाई जाएगी कि फीवर को कैसे कम करेंगे, इसके अंदर योजना बनाई जाएगी। योजना बनाने के बाद में उस पर कार्य पे एक्शन लिया जाएगा, कार्य किया जाएगा, जो योजना बनाई थी वो कार्य किया जाएगा, और उसके बाद में उसका मूल्यांकन होगा कि मतलब जो योजना बनाई थी वो सही है, इससे इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, पहला असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, 5 प्रोसेस होते हैं, 5 कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद में करेक्टर मतलब इसके गुण क्या है। ठीक है, करेक्टर क्या है, इसके लक्षण क्या है, गुण क्या है। तो नर्सिंग प्रोसेस के करेक्टर क्या है, तो सबसे पहला है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब हो गया चक्रीय, ये एक साइकिल में चलता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया चक्रीय। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ चक्रीय, मतलब साइकिल में चलता है। अभी जो मैंने साइकिल बनाया था कि ये पहले असेसमेंट होता है, फिर डायग्नोसिस होता है, फिर प्लानिंग होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर इवैल्यूएशन होता है, और फिर ये इस तरह से एक साइकिल होता है, साइकिल चलता है। तो इसका मतलब हो गया चक्रीय होता है। डायनेमिक नेचर, ये क्या होता है, डायनेमिक नेचर होता है, गतिशील प्रकृति का होता है, गतिशील प्रकृति का होता है। डायनेमिक का मतलब हो गया गतिशील प्रकृति का होता है। ठीक है, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। उसके बाद में क्लाइंट सेंटरनेस, क्लाइंट सेंटरनेस मतलब जो पेशेंट है उसको केंद्रितता दिलाता है। सेंटरनेस का मतलब हो गया केंद्रित, केंद्रित करना, केंद्रितता दिलाना। ठीक है, पेशेंट के केंद्रितता दिलाना क्या हो गया, केंद्रितता, पेशेंट की केंद्रितता। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, किस पे ज्यादा ध्यान दिखाया जाता है, फोकस ऑफ समस्या का समाधान, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, निर्णय पर ध्यान
दिया जाता है। समस्या का समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान किया जाता है, इस पे फोकस दिया जाता है। डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय होते हैं, निर्णय पे ध्यान दिया जाता है, निर्णय लिए जाते हैं। डिसीजन का मतलब हो गया निर्णय, ठीक है, निर्णय जो है बोलिए। इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल, ठीक है, इंटरपर्सनल और कोलैबोरेटिव स्टाइल यानी पारस्परिक और सहयोगात्मक शैली होती है। कोलैबोरेटिव का मतलब हो गया सहयोग करना, सहयोगात्मक, पारस्परिक और सहयोगात्मक शैली होती है, ठीक है, सहयोगात्मक शैली होती है, पारस्परिक और सहयोगात्मक शैली होती है। उसके बाद में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब सार्वभौमिक प्रयोज्यता होती है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, सब पे लागू होती है। यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजन, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक महत्वपूर्ण, ठीक है। इसका मतलब हो गया क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हो गया आलोचनात्मक थिंकिंग, सोच। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और क्लिनिकल रीजन नैदांतिक तर्क जो दिए जाते हैं, नैदांतिक तर्क दिए जाते हैं, क्लिनिकल रीजन दिए जाते हैं। तो ये इसके नर्सिंग प्रोसेस के कुछ गुण हैं, करैक्टर है। उसके बाद में असेसमेंट, तो असेसमेंट के अंदर क्या क्या किए जाते हैं, तो असेसमेंट के अंदर पढ़ते हैं अपन सबसे पहले कि असेसमेंट के अंदर जो है सबसे पहले डाटा कलेक्शन किए जाते हैं ना, कलेक्ट डाटा का कलेक्शन किया जाता है। डाटा का कलेक्शन कैसे करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, नेम, एज, सेक्स, मैरिड है कि नहीं है, एड्रेस क्या है, प्रेजेंट इलनेस क्या है, ठीक है, प्रेजेंट इलनेस क्या है, पास्ट इलनेस क्या है, ये सब डाटा कलेक्शन लिया जाता है पेशेंट का। ये पिछली क्लास में होते हैं। ऑर्गेनाइज डाटा लिए जाते हैं, उसकी वैलिड डाटा जो उसके वैलिड डाटा है, डॉक्यूमेंटेड डाटा जो उसकी लैब रिपोर्ट वगैरह होती है, इस तरह से सारे डाटा लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप एक क्लास में पढ़ाया हुआ है, उसमें जाके देख सकते हो डाटा कलेक्शन कैसे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में डेफिनेशन, इसकी क्या है, डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो असेसमेंट का मतलब भी क्या होता है, मूल्यांकन ही होता है, असेसमेंट करना, असेस करना। तो असेसमेंट इज द सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यू कलेक्शन, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टम के तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कंटिन्यूअस कलेक्शन, क्या, डाटा कलेक्शन करना, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा का क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, वैलिडेशन करना और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया संगठन, निरंतर संग्रह करना, वैलिडेशन का मतलब हो गया सत्यापन करना, डॉक्यूमेंटेशन सबको पता होगा। इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी, कंटिन्यू कलेक्शन, कंटिन्यू निरंतर डाटा कलेक्शन करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डाटा इंफॉर्मेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद में टाइप्स,
ये 4 टाइप के होते हैं। इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट, टाइम लैप्स असेसमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर ये 4 टाइप के होते हैं। पहला है इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट, टाइम लैप्स रीअसेसमेंट। टाइम लैप्स रीअसेसमेंट, इनके टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप है आपका असेसमेंट नर्सिंग, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। ठीक है, इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो है इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट। प्रारंभिक नर्सिंग मूल्यांकन, इसको इनिशियल का मतलब हो गया प्रारंभिक, इसका मतलब हो गया प्रारंभिक। ठीक है, प्रारंभिक नर्सिंग असेसमेंट। परफॉर्म विद इन स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर एडमिशन, specified time after admission to establish a complete database for problem identification. परफॉर्म विद इन स्पेसिफिक टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर परफॉर्म की जाती है। परफॉर्म्ड विद इन स्पेसिफिक टाइम, कुछ जो स्पेशल टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफाइड टाइम होता है, निर्देशित समय जो होता है, उसके अकॉर्डिंग जब पेशेंट का एडमिशन होता है तब परफॉर्म की जाती है। यह तब परफॉर्म की जाती है जब पेशेंट का एडमिशन होने के बाद में स्पेसिफिक टाइम के ऊपर परफॉर्म की जाती है। ठीक है, समस्या की पहचान, टू एस्टैब्लिश द कंप्लीट डाटाबेस। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम क्या है, समस्या की पहचान करना और डाटाबेस स्थापित करना, डाटाबेस का स्थापित करना। एग्जाम्पल नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, इनिशियल असेसमेंट का मतलब नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट। नर्सिंग एडमिशन जैसे ही होगा उसका असेसमेंट करना। उसके बाद में प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, दूसरा है उसके प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना। ठीक है, टू डिटरमाइन द समस्या क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम का मतलब हो गया समस्या, समस्या का फोकस करना, केंद्रित करना। फोकस का मतलब हो गया केंद्रित करना। डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई एन अर्लियर असेसमेंट। इसका क्या करते हैं, जल्दी से असेसमेंट करते हैं, अर्लियर असेसमेंट करते हैं। जैसे ओवरली चेकिंग ऑफ वाइटल साइन फीवर पेशेंट। फीवर पेशेंट जो है, जो ऐसे बुखार का पेशेंट है, फीवर का मतलब हो गया बुखार। ठीक है, बुखार का जो पेशेंट है उसका हर घंटे में या 2 घंटे से 1 घंटे से बुखार चेक करते हैं। तो ये कैसे हो गई, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। उसकी प्रॉब्लम क्या है, बुखार है, तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो ओवरली चेकिंग द वाइटल साइंस, वाइटल साइंस का मतलब क्या हो गया, टीपीआर एंड बीपी, मतलब टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन वगैरह हर ओवरली चेक करते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, ये हो गए सेकंड टाइप। तीसरा टाइप जो है वो है इमरजेंसी असेसमेंट। ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, कोई भी आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी का मतलब हो गया आपातकालीन स्थिति। ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन द आइडेंटिफाई एनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जिसमें पेशेंट की जान जाने का खतरा है, मतलब उसकी लाइफ को खतरा है, तो इस सिचुएशन में रैपिड असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स एयरवे। पेशेंट का क्या असेसमेंट करते हैं, तो उसके एयरवे का असेसमेंट करते हैं, काफ़ी बार बता चुका हूँ। उसके बाद में उसका ब्रीदिंग स्टेटस देखते हैं, उसका ब्रीदिंग कैसे चल रहा है। उसके बाद में सर्कुलेशन देखते हैं। ठीक है, तो ए बी सी के अनुसार देखते हैं। ठीक है, ए बी सी के अनुसार सबसे पहले एयरवे देखते हैं, उसके बाद में ब्रीदिंग देखते हैं, उसके बाद में सर्कुलेशन देखते हैं ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो उसे सीपीआर देते हैं स्टार्ट में, जल्दी से जल्दी। ठीक है, सीपीआर
तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कार्डियक अरेस्ट के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या देखते हैं, एयरवे देखते हैं, उसका एयरवे जो है वो सही से सांस उससे आ रही है कि नहीं आ रही है, एयरवे देखते हैं। उसके बाद में देखते हैं उसका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, उससे सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, श्वसन क्रिया कैसी है। उसके बाद में उसका सर्कुलेशन पल्स वगैरह चेक करते हैं कि उसका ब्लड सर्कुलेशन सही है कि नहीं है। उसके बाद में टाइम लैप्स रीअसेसमेंट, टाइम लैप्स रीअसेसमेंट जो है ये किस लिए किया जाता है, तो सेवरल मंथ इसको बोलते हैं समय व्यवस्थित, ठीक है, व्यतीत, समय व्यतीत, समय व्यतीत पुनर्असेसमेंट, रीअसेसमेंट का होता है पुनर्असेसमेंट, दोबारा असेसमेंट करना। सेवरल मंथ आफ्टर इनिशियल असेसमेंट, कुछ महीने बाद में, मतलब अगर प्रारंभिक मूल्यांकन के कई महीने बाद में, ठीक है, इनिशियल असेसमेंट कर लिया, प्रारंभिक असेसमेंट कर दिया, उसके कई महीने बाद में टू कंपेयर द क्लाइंट करंट हेल्थ स्टेटस, उसका करंट जो है अभी का जो प्रेजेंट का जो हेल्थ स्टेटस है उसको कंपेयर करने के लिए ये असेसमेंट किया जाता है विद द डाटा प्रीवियसली ऑब्टेन, ठीक है, उसके जो पहले के आंकड़ों के साथ स्वास्थ्य की तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है, जो पहले आंकड़े थे उससे क्या वो अच्छे हो चुके हैं, तो उससे तुलना करने के लिए ये रीअसेसमेंट किया जाता है। उसके बाद में कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा कलेक्शन इज द प्रोसेस, क्या होता है डाटा कलेक्शन, एक प्रोसेस है, डाटा कलेक्शन भी एक क्या है, प्रोसेस है डाटा कलेक्ट करने के लिए, ऑफ द गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, यानी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए एक प्रोसेस है, क्या है, डाटा कलेक्शन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस है। अबाउट द क्लाइंट, अबाउट किसके बारे में, क्लाइंट्स मतलब मरीज, मरीज की हेल्थ स्टेटस का पता लगाने के लिए एक प्रोसेस है, जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की एक प्रोसेस है। तो इंडिविजुअल द हेल्थ हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री का पता लगाने के लिए उसकी हेल्थ हिस्ट्री कैसी है, प्रेजेंट, फिजिकल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी हिस्ट्री है वो पता लगाने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन करके पता लगाने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन उसका कैसे करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन करके, ऑस्कल्टेशन करके, पाल्पिटेशन करके और परक्यूजन करके जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी, लेब की जो जांच है, ब्लड की जो जांच है, ब्लड की जो जांचें होती है, ब्लड की जो जांचें होती है जैसे सीबीसी वगैरह हो गया, एलएफटी हो गया, आरएफटी हो गया, ठीक है, ये सारी जांचों का पता लगा के उसके बाद में डायग्नोसिस टेस्ट, कुछ डायग्नोसिस टेस्ट करके, यूएसजी, एक्सरे, सीटी स्कैन करके, ठीक है, मटेरियल कंट्रीब्यूटेड अदर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, ये हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा टेस्ट करके पता लगाया जाता है, डाटा कलेक्शन किया जाता है। तो इस तरह से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन, पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, जानकारी को इकट्ठा करने के लिए डाटा कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद में टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन, अभी जो मैंने बताया था डाटा कलेक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है, तो 2 टाइप्स के डाटा होते हैं, तो सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। पहला है सब्जेक्टिव डाटा, ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा आल्सो रेफर टू एज ए सिम्टम्स, convert data and clear only the of the person affected and can be described only by the person, ठीक है। ये किसके द्वारा बताया जाता है, पेशेंट के द्वारा बताया जाता है। सब्जेक्टिव डाटा वो डाटा होते हैं जो पेशेंट खुद बताता है, ठीक है, जो पेशेंट खुद बताता है। व्यक्ति परक डाटा बोल सकते हैं इसको, इसको क्या बोल सकते हैं, व्यक्ति परक डाटा, डाटा बोल सकते हैं, व्यक्ति परक डाटा। इट आल्सो रेफर एज ए सिम्टम्स,
उसके सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, तो उसके सिम्टम बुखार के आ रहे हैं, उसको पसीना आ रहा है, उसको फीवर आ रहा है, उसको पेन हो रहा है, तो वो सिम्टम के अकॉर्डिंग अपने डाटा बताता है। कन्वर्ट डाटा हो सकते हैं एंड क्लियर ओनली टू द पर्सन अफेक्टेड, जो पर्सन अफेक्टेड रहता है वही क्लियर कर सकता है, वही क्लियरली बता सकता है। कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय द पर्सन, और वो स्पष्ट रूप से प्रभावित व्यक्ति बता सकता है, उसके व्यक्ति द्वारा ही वो डिस्क्राइब किया जाता है। उस व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है यानी जो मरीज है उसके द्वारा ही वो डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे खुजली, उसको खुजली हो रही है तो वो पेशेंट खुद ही बताएगा कि मुझे खुजली हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, फीलिंग ऑफ वेरी, उसे टेंशन हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये सब्जेक्टिव डाटा, इस तरह से ये सब्जेक्टिव डाटा है। पेशेंट खुद बताएगा मुझे यहाँ पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे शोल्डर पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, मुझे बुखार आ रही है, मुझे उल्टी हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, ठीक है, मुझे इचिंग खुजली हो रही है। तो ये आपको क्या हो गया, सब्जेक्टिव डाटा है जिसमें पेशेंट खुद बताता है, बोल के बताता है, अपने जो प्रॉब्लम सिम्टम है उसको डिस्क्राइब करता है, बताता है, ठीक है। तो ये होते हैं सब्जेक्टिव डाटा। उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा जो ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो नर्स के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव डाटा कहलाते हैं, जो नर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट किए जाते हैं। वस्तुनिष्ठ डाटा भी बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ डाटा, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ डाटा। आल्सो रेफर टू ए साइन ऑफ कन्वर्ट ओवर्ट डाटा, ठीक है, उसको कन्वर्ट डाटा बोल सकते हैं, इसको ओवर्ट डाटा बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ओवर्ट डाटा बोल सकते हैं। इसे संकेत, साइन का मतलब हो गया संकेत डाटा, और इसको बोल सकते हैं ओवर डाटा भी बोल सकते हैं। आर डिटेक्टेबल, इसको डिटेक्ट किया जाता है, मतलब उसे डिटेक्ट किया जाता है, पता लगाया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है बाय ए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन हो सकता है, नर्स हो सकती है, नर्स हो सकती है, डॉक्टर हो सकता है। तो इनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, डाटा ऑब्जर्व किया जाता है, नर्स के द्वारा और डॉक्टर के द्वारा डाटा ऑब्जर्व किया जाता है। अगेंस्ट एंड कैन बी मेजर, ऑब्जर्व कैन बी मेजर, ठीक है, जैसे बीपी वगैरह है तो वो मेजर की जा सकती है, टेम्परेचर है तो वो मेजर किया जा सकता है, और भी रेस्पिरेशन है, पल्स है वो भी मेजर की जा सकती है, तो वो मेजर करके पता लगाया जाता है। टेस्ट अगेंस्ट द एक्सेप्ट स्टैंडर्ड्स, तो उसके अंदर टेस्ट किए जाते हैं। दे कैन बी सीन, हर्ड, फेल्ट, स्मेल्ड एंड दे कैन बी ऑब्टेन बाय द ऑब्जर्वेशन बाय फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, स्मेल करके, सुन के, पता करके, सूंघ के, तो इस तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में भी पाल्पिटेशन, परक्यूजन, इंस्पेक्शन और ऑस्कल्टेशन के द्वारा, तो स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं साउंड वगैरह। तो फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं इसके ऊपर एक पूरी क्लास ली हुई है, उसके ऊपर आप यहाँ इसी चैनल पे आप उस क्लास को पूरा देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल, जैसे डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन का अगर डिसकलरेशन हो गया है तो आपको देखने पे पता चल जाएगा कि वहां पे सच में स्किन का कलर कैसा हो गया है। और द ब्लड प्रेशर रीडिंग का पता लगा के, अगर ब्लड प्रेशर का पता लगाना है तो बीपी चेक करेंगे स्पेग्मोमेनोमीटर यानी बेबी इंस्ट्रूमेंट से, तो उससे पता चल जाएगा बीपी कितनी है, बीपी ज़्यादा आ रही है, 140/90 आ रही है, या फिर 120/80 आ रही है, कितनी भी आ रही है वो पता चल जाएगा कि वो हाइपरटेंसिव है या फिर नहीं है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, सोर्स क्या होते हैं डाटा कलेक्शन के, ठीक है, डाटा कलेक्शन के सोर्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, सोर्स ऑफ डाटा आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दो टाइप के होते हैं। सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स
एंड सेकेंडरी सोर्स। डाटा कलेक्शन के दो सोर्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मतलब प्राथमिक डाटा सोर्स क्या है, तो इट इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये किसे डायरेक्ट सोर्स है, ठीक है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसे डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी मरीज खुद, ठीक है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मरीज को खुद को पूछ लिया तो वो डायरेक्ट सोर्स हो गया। द क्लाइंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। क्लाइंट का मतलब हो गया मरीज, मरीज खुद इसका पहला सोर्स है, मतलब प्राइमरी के अंदर आता है, पेशेंट खुद ही बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे खुजली आ रही है, मेरा बीपी बढ़ा हुआ सा लग रहा है, मुझे नोजिया हो रही है, मुझे वोमिटिंग जैसा लग रहा है, मुझे पेन हो रहा है। तो ये प्राइमरी सोर्स है, खुद पेशेंट खुद होता है प्राइमरी सोर्स डाटा कलेक्शन देने का। सेकेंडरी सोर्सेज कौन है, उसके फैमिली मेंबर्स वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह, ठीक है। इट इज द इनडायरेक्ट सोर्स, ये क्या है, वो तो डायरेक्ट सोर्स था, इसे इनडायरेक्ट सोर्स बोलते हैं। ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना देने का, जानकारी देने का, ये इनडायरेक्ट सोर्स है, वो ये डायरेक्ट सोर्स है सूचना देने का, ठीक है, दोनों में डिफरेंस। ऑल सोर्सेज अदर देन द क्लाइंट आर कंसिडर्ड सेकेंडरी सोर्सेज। तो ये सेकेंडरी सोर्सेज है। ऑल सोर्सेज जो मिलते हैं वो अदर देन द क्लाइंट, क्लाइंट के अलावा, मरीज के अलावा जो भी सोर्स से जानकारी मिलती है वो सेकेंडरी सोर्सेज आते हैं। यानी मरीज कुछ नहीं बताता, मरीज के रिलेटिव बताते हैं, पेशेंट के अंकल आंटी, मदर फादर, ताया ताई, कोई भी हो, या फिर कोई रिकॉर्ड वगैरह, मतलब फाइल में देख के पता लगा रहे हो उसकी क्या प्रॉब्लम है, लैब रिपोर्ट देख के पता लगा रहे हो, तो वो सब सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाते हैं। ऑल सोर्सेज आर अदर देन द क्लाइंट आर कंसिडर्ड सेकेंडरी सोर्सेज। द फैमिली मेंबर्स, देखो फैमिली मेंबर हो सकते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हो सकते हैं, नर्स वगैरह या कोई हेल्थ प्रोफेशनल उसके साथ वाला हो सकता है, रिकॉर्ड हो सकते हैं, उसका जो पहला रिकॉर्ड है उसकी रिपोर्ट्स वगैरह, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देख के पता लगा सकते हैं, लेबोरेटरी की जो जांचें वगैरह है वो देख के पता लगा सकते हैं, कोई डायग्नोसिस टेस्ट है, यूएसजी, सोनोग्राफी, ईसीजी, सीटी स्कैन, उसके द्वारा पता लगा सकते हैं। तो ये सब आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज में, ये किस में आते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज में। अब मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के मेथड क्या होते हैं, तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, तो पहला है इसके अंदर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। द मेथड यूज्ड टू कलेक्ट डाटा आर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला जो डाटा कलेक्शन है वो ऑब्जर्वेशन करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू के द्वारा हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में इंटरव्यू के द्वारा, ठीक है, इंटरव्यू के द्वारा, ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया अवलोकन, ठीक है, अवलोकन के द्वारा। इंटरव्यू का मतलब हो गया साक्षात्कार, इंटरव्यू लेना। एग्जामिनेशन का मतलब हो गया उसकी परीक्षा लेके, ठीक है, परीक्षा करके, परीक्षा का मतलब है क्वेश्चन वगैरह पूछ के। ऑब्जर्वेशन सबसे पहला पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन अवलोकन करके। इट इज द गैदरिंग डाटा, मतलब डाटा कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, डाटा बाय यूजिंग द सेंस, सेंस के द्वारा इसके डाटा कलेक्शन किए जाते हैं। ऑब्जर्व करके उसको देखकर, ठीक है, उसको देखकर पता लगा जा सकता है कि इसमें क्या है। तो उसका विजन यानी देखना, स्मेल करना, मतलब उसमें कैसी स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है। हेयरिंग, सुनकर पता लगाना, ठीक है, ये किसमें आते हैं, ऑब्जर्वेशन में आते हैं, ये अवलोकन में आते हैं। उसका देखकर पता लगाना, सुनकर पता लगाना और सुनकर पता लगाना, ये सब किसमें आते हैं, ऑब्जर्वेशन में आते हैं। उसके बाद में होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार बोलते हैं जिसे, इंटरव्यू लेके पता लगाना। तो एन इंटरव्यू इज ए प्लान कम्युनिकेशन मतलब बातचीत की एक प्लानिंग है, ठीक है, योजना है, कम्युनिकेशन बातचीत करके।
और ए कन्वर्जेशन विथ ए पर्पज यानी उद्देश्य के तौर पे कन्वर्जेशन किया जाता है, बातचीत की जाती है पेशेंट के साथ में, बातचीत करके पता लगाना, ठीक है, उससे बात करके कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके फैमिली मेम्बर में कौन कौन है, उसे कैसे हो गया था, बीमारी कैसे हो गई, कौन से एरिया में रहता है, कैसा उसका जॉब वगैरह कैसी है, क्या जॉब करता है, बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछ के आप पता लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है देयर आर टू अप्रोच ऑफ इंटरव्यू, डायरेक्ट और नॉन डायरेक्टिव। इंटरव्यू की भी दो टाइप की अप्रोच होती है, दो टाइप से इंटरव्यू ले सकते हैं। देयर आर टू अप्रोचेस इंटरव्यू, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव। तो डायरेक्टिव के अंदर है डायरेक्टिव इंटरव्यू इज हाईली स्ट्रक्चर एंड डायरेक्ट आस्क द क्वेश्चन एंड द नर्स कंट्रोल द इंटरव्यू, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टिव के अंदर होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर बेस होती है, डायरेक्ट आस्क द क्वेश्चन एंड द नर्स कंट्रोल द इंटरव्यू। इसको नर्स कंट्रोल करती है, इस इंटरव्यू को कौन कंट्रोल करती है, नर्स कंट्रोल करती है, और डायरेक्ट इंटरव्यू पूछे जाते हैं, ठीक है, सीधे पर्सन पूछे जाते हैं और नर्स इंटरव्यू को कंट्रोल करती है, ठीक है। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू और रिपोर्ट बिल्डिंग इंटरव्यू, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बिल्डिंग इंटरव्यू एंड द नर्स अलाउ द क्लाइंट टू कंट्रोल इंटरव्यू। इसमें जो है क्लाइंट कंट्रोल कर सकता है, नर्स अलाउ करती है कि क्लाइंट इंटरव्यू को कंट्रोल कर सकता है, जो पेशेंट है वो इंटरव्यू को नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, नॉन डायरेक्टिव होती है। इसके बाद में स्टेज ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की जो स्टेज होती है वो कितनी होती है। तो इंटरव्यू की जो स्टेज होती है, एन इंटरव्यू हैज 3 मेजर स्टेज, 3 मेजर स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है। इसके अंदर पहला है द ओपनिंग एंड इंट्रोडक्शन, इसके अंदर पेशेंट का इंट्रोडक्शन वगैरह दिया जाता है, ओपनिंग के अंदर इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सेकंड के द बॉडी एंड डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है, और लास्ट है द क्लोजिंग, लास्ट में क्लोजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंटरव्यू ले जाता है। अब है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन इज ए सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन, ठीक है, व्यवस्थित डाटा कलेक्शन है। मेथड टू बी डायरेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स, डायरेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम का पता लगा के कंडक्ट द एग्जामिनेशन, नर्स यूज द टेक्निक, नर्स यूज करती है इंस्पेक्शन, ठीक है, देख कर पता लगाती है उसका हाइट कितनी है, वेट कितना है, सब कुछ। पाल्पिटेशन, उसको पाल्पेट करके पता लगाती है। परक्यूशन, उसको टेप करके, और ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप के द्वारा साउंड सुन के पता लगाया जाता है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, द नर्स यूज ए फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइज द असेसमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन, एक फॉर्मेट बनाती है नर्स, क्या करती है, द नर्स यूज ए फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइज द डाटा असेसमेंट विथ सिस्टमेटिकली, एक फॉर्मेट बनाती है। दिस ऑफन द रेफर्ड एज ए नर्सिंग हिस्ट्री एंड नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म, ठीक है, इसमें नर्सिंग हिस्ट्री ली जाती है, नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री ली जाती है, और नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है नर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट बना होता है, उस फॉर्मेट के अनुसार उसके क्वेश्चन वगैरह पूछ के ऑब्जर्व करके लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में वैलिडेटिंग डाटा, वैलिडेशन का मतलब हो गया कि सत्यापित करना। इंफॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द असेसमेंट, इंफॉर्मेशन जो दी है, इंफॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द असेसमेंट, असेसमेंट के दौरान जो इंफॉर्मेशन गैदर की है डबल चेक, दोबारा चेक करनी है, वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है दैट एक्यूरेट एंड कंप्लीट है, जो एक्यूरेट लिखनी है, सही लिखनी है, और कंप्लीट लिखनी है, ठीक है। उसको डबल चेक करना है और उसको वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है, एक्यूरेट है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए वैलिडेशन करता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, अब है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा, डॉक्यूमेंटेशन करना, लिखना, सत्यापित करना। कंप्लीट द असेसमेंट फेज, ये असेसमेंट फेज कंप्लीट होने का है। द नर्स रिकॉर्ड द क्लाइंट डाटा, नर्स क्या करती है, जो क्लाइंट है मरीज के डाटा को रिकॉर्ड करती है, लिखती है। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन,
डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एसेंशियल एंड शुड बी इंक्लूड द डाटा कलेक्शन अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस का डाटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है डायग्नोसिस, सेकंड है डायग्नोसिस। ये तो था असेसमेंट, अब है आपके डायग्नोसिस। नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के अंदर आता है आपका डायग्नोसिस के अंदर जो आता है आपका डायग्नोसिस, एनालिसिस, आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ एंड डायग्नोसिस स्टेटमेंट। तो डायग्नोसिस का मतलब हो गया निदान करना, पता लगाना। तो डायग्नोसिस के अंदर जो है आपका डायग्नोसिस के अंदर एनालाइज किया जाता है, डाटा का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। एनालाइज करना डाटा का, आइडेंटिफिकेशन करना, प्रॉब्लम का पता लगाना, रिस्क का पता लगाना, फॉर्मुलेट द डायग्नोसिस स्टेटमेंट, और एक डायग्नोसिस स्टेटमेंट को बनाना, फॉर्मुलेट करना, ये डायग्नोसिस के अंदर होता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस के अंदर ये सब चीजें होती है। तो डायग्नोसिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का क्या है, सेकेंड फेज है। डायग्नोसिस क्या है, नर्सिंग प्रोसेस का सेकेंड फेज है। डायग्नोसिस नर्सिंग फेज का, नर्सिंग प्रोसेस का सेकेंड फेज है। सबसे पहला असेसमेंट हो गया, असेसमेंट के बाद में बता दिया था पूरा डिटेल में। तो डायग्नोसिस इज द सेकेंड फेज, सेकेंड है, फर्स्ट असेसमेंट था, ये सेकेंड है ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। इन दिस फेज द नर्स यूज द क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करती है, ठीक है। स्किल टू इंटरप्ट असेसमेंट, स्किल का यूज करती है, इंटरप्ट असेसमेंट, डाटा टू आइडेंटिफाई क्लाइंट प्रॉब्लम, क्लाइंट की आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। नॉर्थ अमेरिकन नर्स डायग्नोसिस एसोसिएशन, नंदा, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन डिफाइन रेफर यूजिंग डायग्नोसिस, ठीक है। उसके बाद में है डेफिनेशन। नंदा के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो द ऑफिशियल नंदा डिफाइन डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस। नंदा ने, तो ऑफिशियल नंदा है, उनकी डेफिनेशन है, नंदा की डेफिनेशन है डायग्नोसिस की, ए क्रिटिकल जजमेंट, ए क्रिटिकल जजमेंट concerning a human response to health condition, life process, or a vulnerability for that response by an individual, family, group or community, ठीक है। स्वास्थ्य जो स्थितियां होती है, ठीक है, जजमेंट होते हैं जीवन की प्रक्रिया के बारे में, किसी व्यक्ति, परिवार, समूह, समुदाय उस प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशीलता से संबंधित एक नैतिक निर्णय लेना, मतलब क्लिनिकल जजमेंट, क्लिनिकल जजमेंट लेना, ह्यूमन रेस्पॉन्स ऑफ द हेल्थ कंडीशन, उसकी रेस्पॉन्स और हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग, लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग, और वैल्यूरेबिलिटी फॉर द रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स के प्रति वैल्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, बाय द इंडिविजुअल, फैमिली, व्यक्तिगत हो सकती है, फैमिली की हो सकती है, ग्रुप की हो सकती है, और एक समुदाय की हो सकती है, ठीक है। समुदाय, कम्युनिटी मतलब समुदाय की हो सकती है। स्टेटस ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस, द स्टेटस ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस आर एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम एंड रिस्क
एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम और रिस्क के बारे में होती है। एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम और रिस्क, पहला है एक्चुअल डायग्नोसिस इज ए क्लाइंट प्रॉब्लम, ठीक है, ये क्या होती है, क्लाइंट प्रॉब्लम होती है, पेशेंट की प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, दैट इज प्रेजेंट एट टाइम ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट, उसको नर्सिंग असेसमेंट के टाइम जो प्रेजेंट में जो कंप्लेन है उसके ऊपर जो है एक्चुअल डायग्नोसिस बनता है, ठीक है। जैसे फीवर है, पेशेंट को फीवर है तो उसके ऊपर डायग्नोसिस बनना, तो एक्चुअल प्रॉब्लम है पेशेंट की, ठीक है। द हेल्थ प्रॉब्लम एंड डायग्नोसिस रिलेटेड द क्लाइंट प्रिपेयर्डनेस टू इम्प्रूव देयर हेल्थ कंडीशन, और जो ये हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ डायग्नोसिस है ये रिलेटेड किससे होती चाहिए, प्रिपेयर्डनेस ऑफ द इम्प्रूव हेल्थ कंडीशन, पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए होनी चाहिए, कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। रिस्क डायग्नोसिस, रिस्क डायग्नोसिस क्या होती है, जिसमें रिस्क रहता है, रिस्क रहता है। रिस्क डायग्नोसिस द क्रिटिकल जजमेंट दैट द प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बट द presence of the risk factor indicate the health problem may be developed in adequate care is not given, अगर सही से केयर नहीं दी तो इसकी ये रिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ये रिस्क प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में कंपोनेंट ऑफ ए नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के नंदा के अकॉर्डिंग। द नर्सिंग डायग्नोसिस हैज 3 कंपोनेंट, पहला द प्रॉब्लम एंड इज डिफाइंड, और दूसरा है इटियोलॉजी क्या है, उसकी कारण क्या है, तीसरा है डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके गुण क्या है। पहली है प्रॉब्लम इज डिफाइन, क्या प्रॉब्लम डिफाइन की है, इटियोलॉजी क्या है, उसके गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्क्राइब द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम, client health problem, the problem statement describe the client health problem, client की health problem को describe करता है। the etiology component of a nursing diagnosis the identify cause, cause का कारण का पता लगाती है, ठीक है, ये तो कारण का पता लगाती है। the health problem, health problem में कारण का etiology क्या है, इसमें क्या होता है, health problem का पता लगता है, इसमें कारण का पता लगता है, इसमें कैरेक्टर का पता लगता है। दे आर क्लस्टर ऑफ साइन, साइन जो है चिन्ह जो सिम्टम आ रहे हैं, साइन सिम्टम आ रहे हैं पेशेंट के, उनके क्लस्टर रूप में, दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, वो भी हेल्थ प्रॉब्लम को पता लगाने। इसके बाद में फॉर्मुलेटिंग ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस द बेसिक्स 3 पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, 3 पार्ट होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में। स्टेटमेंट इज कॉल्ड इज द PES फॉर्म, PES फॉर्म में होता है। इंक्लूड द फॉलोइंग, तो सबसे पहला P का मतलब प्रॉब्लम, E का मतलब इटियोलॉजी, S का मतलब साइन एंड सिम्टम्स। इसके अंदर 3 नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है। PES सबसे पहले प्रॉब्लम्स, उसके बाद में उसकी क्या होती है इटियोलॉजी, कारण क्या है, उसके बाद में उसके साइन सिम्टम क्या है। तो स्टेटमेंट दैट द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, नंदा के अनुसार। इटियोलॉजी द कोज ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, उसके कोज क्या है, कारण क्या है। साइन एंड सिम्टम्स देन डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेंस बाय द क्लाइंट्स, जिसमें पेशेंट ने क्या बताया, सिम्टम्स कौन से थे पेशेंट के। तो जैसे पेन बनाते हैं अपन, पेन के ऊपर बनाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो एक्यूट पेन, एक्यूट पेन क्या है, उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। रिलेटेड टू एब्डोमिनल सर्जरी, ये क्या हो गया, कारण हो गया, ये क्या हो गया, एब्डोमिनल सर्जरी क्या हो गया, कारण, ठीक है, ये कारण हो गया, ये हो गई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एविडेंस बाय, ये हो गए इसके सिम्टम। पेशेंट डिस्कम्फर्ट, दिस पेशेंट क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये उसके साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, ये उसके साइन एंड सिम्टम्स। और पेन स्केल से आपने मेजर किया तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज आ रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन उसके रोने जैसे आ रहे हैं, या फिर तो उसको पेन हो रहा है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स का पता लगाया जा सकता है। प्रॉब्लम जो डायग्नोसिस बनाते हैं उसके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले प्रॉब्लम, सेकंड है इटियोलॉजी, थर्ड है साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। प्रॉब्लम, इटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स,
तो उसमें पेन हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को पेन हो रहा है, उसके बाद में उसे किस कारण पेन हो रहा है, सर्जरी हो गई है एब्डोमेन की, इसके कारण पेन हो रहा है। साइन एंड सिम्टम पेन स्केल से मेजर करेंगे, पेशेंट कैसा होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट कंफर्ट नहीं है तो मतलब उसे पेन हो रहा है। इस तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस, ये कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है। क्लास सर्कुलेशन, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व दिस वाइटल पोटेंशियल। तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कुछ रिस्क जो है उससे भी बनते हैं कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया है, तो किसके कारण हो गया है, कारण क्या है, रिलेटेड टू, ठीक है, इंजरी जो भी है, हेड इंजरी वगैरह हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है, सिम्टम में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, इस तरह से बनाने। रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ये रिस्क रहती है, ठीक है, और रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन, रिस्क फॉर डिक्रीज कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, रिस्क फॉर इनइफेक्टिव सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन, risk for ineffective gastrointestinal perfusions, risk for ineffective renal perfusion, risk for ineffective peripheral tissue perfusion, risk for ineffective peripheral tissue perfusion, ठीक है, इस तरह से ये कुछ रिस्क के बनते हैं। क्लास सेकंड रेस्पिरेशन, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द वेलिडेशन ऑफ द गैस एक्सचेंज, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, और क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनते हैं, इनइफेक्टिव एयरवे क्लीननेस, अगर किसी का एयरवे क्लियर नहीं है तो इनइफेक्टिव एयरवे क्लीननेस, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न्स, गैस इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, इम्पेयर्ड स्पॉन्टेनियस वैलिडेशन, डिसफंक्शन ऑफ वॉलंटरी वेयरिंग रेस्पॉन्स, ये कुछ बनते हैं। उसके बाद में फिजिकल और रेगुलेशन के अनुसार एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ द हेमोरोटोमिक मेटाबॉलिक रेगुलेशंस, इसके अंदर बनते हैं रिस्क फॉर एडवर्स रिएक्शन ऑफ आयोडीनेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया, रिस्क फॉर एलर्जी रेस्पॉन्स, एलर्जी रेस्पॉन्स से रिस्क रहती है, ठीक है, रिस्क फॉर अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल, रिस्क फॉर इम्बैलेंस बॉडी टेम्परेचर, रिस्क फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, रेडीनेस ऑफ द enhanced fluid imbalance, deficiency of fluid volume, risk for deficient fluid volume, excessive fluid volume, risk for imbalanced fluid volume, hyperthermia, risk for the hyperthermia, risk for hypothermia, risk for preoperative hypothermia, neonatal jaundice, risk for neonatal jaundice, latex allergy response, risk for latex allergy response, risk for impaired liver function, ineffective thermoregulation, इस तरह से ये बनते हैं रिस्क डायग्नोसिस। अब है न्यूट्रिशन के अनुसार बनते हैं, तो इनसफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क, बच्चे को अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिले तो इनसफिशिएंट ब्रेस्ट मिल्क, इनइफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग, इंटरप्ट ब्रेस्ट फीडिंग, रेडीनेस of the enhanced breastfeeding, ineffective infant feeding patterns, imbalanced nutrition less than body requirement, readiness of enhanced nutrition, obesity, overweight, risk for overweight. Last है eliminations, bowel incontinence, constipation, risk for constipation, perceived constipation, chronic function constipation, diarrhea, dysfunctional gastrointestinal mobility, risk for dysfunction gastrointestinal mobility, impaired urinary elimination, readiness of the enhanced urinary elimination, function of urinary continence, overflow urinary incontinence, reflex urinary incontinence, stress urinary incontinence, urge urinary incontinence, risk of urge urinary incontinence, urinary retention, risk for urinary tract injury। अब स्किन से रिलेटेड कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है, रिस्क फॉर कोरोनल इंजरी, इम्पेयर्ड
dentation, risk for dry eye, impaired oral mucosa membrane, risk for impaired oral mucosa membrane, risk for present pressure ulcer, impaired skin integrity, risk for impaired skin integrity, risk for thermal injury, impaired tissue integrity, risk for impaired tissue integrity, risk for vascular trauma. कुछ न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग डायग्नोसिस है, डिक्रीज इंट्राक्रेनियल एडेप्टिव कैपेसिटी, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, रिस्क फॉर ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, डिसऑर्गेनाइज्ड इन्फेंट बिहेवियर, readiness for enhanced organized infant behavior, risk for disorganized infant behavior, risk for peripheral neurovascular dysfunction, unilateral negligence. कुछ कॉग्निटिव नर्सिंग डायग्नोसिस है, एक्यूट कंफ्यूजन, रिस्क फॉर एक्यूट कंफ्यूजन, ठीक है, एक्यूट कंफ्यूजन, रिस्क फॉर एक्यूट कंफ्यूजन, क्रोनिक कंफ्यूजन, इम्पेयर्ड मेमोरी. उसके बाद में कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट के हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, डिस्टर्ब बॉडी इमेज, इन्फेक्टिव डेंटल्स, लेवल इमोशनल कंट्रोल, इनइफेक्टिव इम्पल्स कंट्रोल, क्रोनिक लो सेल्फ स्टीम, रिस्क फॉर क्रोनिक लो सेल्फ स्टीम, सिचुएशनल लो सेल्फ स्टीम, रिस्क फॉर सिचुएशनल लो सेल्फ स्टीम, डिस्टर्ब पर्सनल आइडेंटिफाइड. इस तरह से आप नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हो, ठीक है. रिस्क फॉर डिस्टर्ब पर्सनल आइडेंटिफाई, readiness for enhanced self concept, sexual dysfunction, infective sexuality patterns, mood regulation के कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस, impaired mood regulations, कंफर्ट्स के कुछ हैं, एंजाइटी से रिलेटेड हो सकते हैं, impaired comfort होते हैं, readiness enhanced comfort होता है, डेथ एंजाइटी होती है, फीवर होते हैं, acute पेन होते हैं, क्रॉनिक पेन होते हैं, लेबर पेन होते हैं, क्रॉनिक पेन सिंड्रोम होते हैं, नोजिया हो सकता है, क्रॉनिक सेरो हो सकते हैं. उसके बाद में वेल बींग के हो सकते हैं, ग्रीविंग हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन ग्रीविंग, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड ग्रीविंग, रेडिनेस ऑफ इनहेंस होपलेस हो सकता है, रिस्क फॉर कंप्राइज ह्यूमन डिग्निटी, रेडनेस ऑफ इनहेंस पावर्स, पावरलेस, रिस्क पावरलेस लेसनेस हो सकता है, स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस हो सकता है, रिस्क स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस हो सकता है, रेडीनेस फॉर इनहेंस स्पिरिचुअल वेलबींग हो सकता है, पर्सनल लाइफ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिसीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मॉरल डिस्टेंस, नॉन कॉम्प्लिकेंस और इम्पेयर्ड रिलीजियसिटी हो सकता है, रेडिनेस ऑफ द इनहेंस रिलीजियसिटी, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड रिलीजियसिटी, कॉपिंग इनफेक्टिव एक्टिविटी प्लानिंग, रिस्क फॉर इनफेक्टिव एक्टिविटी प्लानिंग, डिफेंसिव कॉपिंग, ineffective coping, readiness of enhanced coping, readiness of enhanced decision making, impaired of the impaired impensified decision making, readiness of enhanced impensified decision making, risk for impaired impensified decision making, post trauma syndromes, कुछ ट्रॉमा सिंड्रोम होते हैं, रिस्क फॉर पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम्स, रैप ट्रॉमा सिंड्रोम्स, रिलोकेशन स्ट्रेस सिंड्रोम, रिस्क फॉर रिलोकेशन स्ट्रेस सिंड्रोम्स, इम्पेयर्ड कुछ स्ट्रेस ओवरलोड वगैरह होते हैं. इस तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस कुछ है, आप देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना. बैलेंस इंजारी के होते हैं, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, फैटिक, इंसोमिया, सेडेटिव लाइफ स्लीप डिस्टर्बेटिव होते हैं. उसके बाद रिस्क, लोनलीनेस, इन्फेक्टिव रिलेशनशिप, सोशल आइसोलेशन, इम्पेयर्ड होम मेंटेनेंस, बाथिंग सेल्फ डेफिशिएंट, ड्रेसिंग सेल्फ केयर डेफिशिएंट, हेल्थ प्रमोशन के होते हैं, इनइफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, इनइफेक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट, ये कुछ हैं. सेल्फ हार्म के हैं, सेल्फ म्यूटिलेशंस, रिस्क फॉर सेल्फ म्यूटिलेशंस, सुसाइड, रिस्क फॉर एस्पायरेशन, ब्लीडिंग, फॉल्स, इन्फेक्शन, इंजरी, शॉक, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सफोकेशन, सर्जिकल रिकवरी, swallowing ट्रॉमा, मिलियो हजार्ड्स कुछ है, कंटामिनेशन, रिस्क फॉर कंटामिनेशन, पॉइजनिंग्स, रिप्रोडक्शन के हैं, इन्फेक्टिव चाइल्ड ब्रीडिंग प्रोसेस, फॉर इन्फेक्टिव चाइल्ड ब्रीडिंग प्रोसेस है ना,
ये कुछ बनाते हैं। केयर गिविंग रोल्स के अनुसार हो सकते हैं। केयर गिविंग रोल स्ट्रेंथ, रिस्क फॉर केयर गिविंग रोल स्ट्रेंथ, पेरेंटल रोल कॉन्फ्लिक्ट्स, इम्पेयर्ड पेरेंटिंग, इनफेक्टिव फैमिली हेल्थ मैनेजमेंट, डिसेबल फैमिली कॉपिंग, इस तरह से कम्युनिटी हेल्थ के कुछ हो सकते हैं। इनफेक्टिव कम्युनिटी हेल्थ कॉपिंग, डिफेंसिव हेल्थ मैनेजमेंट। अब पढ़ते हैं डिफरेंस नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस। डिफरेंस बिटवीन द नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस, इसके बारे में थोड़ा सा बीच में गैप देते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। डिफरेंस बिटवीन द नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।